हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड, जिसको हम गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। गैमेट क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, इसका जिक्र हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उस वक्त भी अपन ने किया था, और आज फिर आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि गैमेट का निर्माण किन जंतुओं में होता है। उन जंतुओं में जो कि हायर कैटेगरी के हों, उच्च श्रेणी के हों, और जिनके अंदर क्रोमोसोम के आधे सेट का निर्माण होता हो, या हम ये कहें कि जिनमें निषेचन की प्रक्रिया के दौरान स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज होकर के एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हों। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं जो गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं oogenesis, यानी अंडे के निर्माण की प्रक्रिया। इससे पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि oogenesis के अलावा हमने गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था, जिसको हम कह रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसका निर्माण कौन करवा रहे थे? टेस्टिस करवा रहे थे मेल के अंदर। यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि मेल के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये टेस्टिस की होती है, और ये क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, ठीक है। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है? ये कार्य ओवेरी के द्वारा करवाया जाता है, और ओवेरी के द्वारा जब ये कार्य होता है तो यहाँ पर क्या होता है? ओवम का निर्माण होता है। इससे पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न कराई जाती है। तो यहाँ आप देख रहे थे कि सबसे पहले फेज थी कौन सी? मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कि गुणन प्रावस्था में ढेर सारे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरी थी ग्रोथ फेज, जिसमें इनकी वृद्धि प्रावस्था, जिसको अपन कहते हैं, वृद्धि हो रही थी। और थर्ड फेज थी इसमें मैच्योरेशन फेज, जिसमें हम कह रहे थे कि जो भी मैच्योर इमेच्योर जो स्पर्मेटिड बन रहे हैं उनको मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करवाने की प्रक्रिया चल रही थी। और इसको अपन ने दो भागों में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। आज हम बात करने जा रहे हैं oogenesis की, जिसमें कि ओवम का निर्माण किस तरीके से संपन्न करवाया जाता है। तो यहाँ हम आपको एक चीज़ बताऊं सबसे पहले कि ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर न केवल अगुणित जो हेप्लॉइड रूप में जो क्रोमोसोम है उनका निर्माण हो रहा है, बल्कि इसके अंदर स्टोर्ड फूड की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। मतलब हम देखें कि यहाँ पर जब अपन ने स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया देखी थी तो इसमें किसी भी रूप में जो स्टोर्ड फूड है उसकी व्यवस्था नहीं करवाई जा रही थी, ठीक है। जबकि ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर स्टोर्ड फूड की व्यवस्था करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस कहाँ संपन्न होता है? फीमेल के अंदर संपन्न होता है। अब एक बात और यहाँ पर आपको क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपने देखा होगा कि अंडे का जिस भी एनिमल के अंदर निर्माण होता है उसमें एक मुख्य पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं योक, या पीतक के नाम से जिसको हम जानते हैं। दरअसल यही पीतक ऐसी संरचना होती है जो क्या होती है? स्टोर्ड फूड के रूप में पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या होता है? उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट होता है, पोषण होता है, जो कि जब तक उसका निर्माण या उसका विकास संपन्न नहीं हो जाता तब तक क्या होता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पितक की होती है। और पितक के निर्माण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर वो क्या होती है? अंडे, या हम ये कहें कि ओवम का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर पितक के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। पितक का निर्माण कहाँ होता है? क्या अंडे के अंदर होता है या फिर दूसरी जगह पर होता है? किस जगह होता है? आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अब पितक का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है उसको भी अपन पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है, ग्रोथ है और मैच्योरेशन की जो अवस्थाएं हैं वो किस तरीके से संपन्न यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम देख रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो तीन फेज थी, तीन प्रावस्थाएं थी, कौन कौन सी? मल्टीप्लिकेशन फेज,
दूसरी थी ग्रोथ फेज और तीसरी थी मैच्योरेशन फेज। ये तीनों प्रावस्थाएं अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के निर्माण के दौरान भी पढ़ी थी और ooजेनेसिस के निर्माण के दौरान भी पढ़ेंगे। उस वक्त भी मैंने क्लियर किया था कि ग्रोथ फेज ऐसी अवस्था है जो कि क्या होती है, ooजेनेसिस की प्रक्रिया में लंबी, यहाँ हम कहें लॉन्गेस्ट जो फेज है वो इसमें तीनों चरणों में कौन सी होती है, ग्रोथ फेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि यही ऐसी प्रावस्था है जिसमें योग का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज से। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, देखो जिस तरीके से प्रीमोडियल जर्म सेल पीएमसी, प्रीमोडियल जर्म सेल जो कि टेस्टिस के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि प्रीमोडियल जर्म सेल क्या कर रही थी, स्पर्मेटोगोनिया बना रही थी, स्पर्म मदर सेल बना रही थी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ooगोनियम का निर्माण होगा। कौन करवाएगा? प्रीमोडियल जर्म सेल किस चीज का निर्माण करवाएगा? ooगोनियम का निर्माण करवाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब वो कोशिका जो कि अंडाणु का निर्माण करवा रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इस कोशिका को अंडाणु मात्र कोशिका के नाम से जानेंगे, मदर सेल के नाम से जानेंगे। और यही सेल क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा क्या होती है, ढेर सारे उन अंडाणुओं का निर्माण करती हैं जो अभी इमेच्योर हैं। समझ गए? और ये किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर होता है। हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, ooगोनियम जो है वो लगातार क्या करती है, प्राइमरी ooसाइट का निर्माण करती है। बहुत बार बच्चे इस चीज़ में गलती कर जाते हैं, हम एग्जाम में ये चीज़ देखते हैं कि इसको प्राइमरी ooसाइट न लिख करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिख देते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऊ का मतलब क्या होता है, ओवम से होता है, और स्पर्मेटो से मतलब आप समझ रहे हैं इसमें स्पर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ आपको प्राइमरी ooसाइट का नाम लिखना है। तो हम ये कहेंगे कि ooगोनिया से लेकर के प्राइमरी ooसाइट के निर्माण तक की प्रक्रिया क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गुणन प्रावस्था के दौरान यहाँ पर ढेर सारे प्राइमरी ooसाइट का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पर केवल एक चेन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप चारों चेन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको अपन क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ooसाइट कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ मैं कि ये जो प्रावस्था चल रही है इसमें यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ है। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी ooसाइट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। जबकि हमें निर्माण किसका करना है, हैप्लॉयड ओवम का फॉर्मेशन करवाना है। क्यों करवाना है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या हमें क्या करनी है, यहाँ पर आधी रखनी है। आधी क्यों रखनी है, क्योंकि आधे गुणसूत्रों का सेट कहाँ से मिलेगा, स्पर्म से मिलेगा, और आधे गुणसूत्रों का सेट कहाँ से मिलेगा, ओवम से मिलेगा। और दोनों से मिलकर के जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट के नाम से जानेंगे। और वही जाइगोट क्या होगा, आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो किसी भी एनिमल में क्यों ना हो। यहाँ एक चीज़ बन रही है जो क्या है, प्राइमरी डिप्लॉयड ooसाइट बन रहा है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डिप्लॉयड प्राइमरी ooसाइट, या फिर प्राइमरी डिप्लॉयड ooसाइट, या फिर 2n स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है, ooसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस ooसाइट का जो निर्माण हो रहा है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और चारों तरफ आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो इसकी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आया है वो आप देख रहे हैं कि इससे बड़ी अवस्था के रूप में यहाँ पर इसका निर्माण करवाया जाता है। और जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन फेज यहाँ ooगोनिया से लेकर के प्राइमरी ooसाइट का निर्माण करती है, उसके बाद में जो ग्रोथ की फेज है वो यहाँ पर रुक जाती है। एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ooगोनिया जब प्राइमरी ooसाइट का फॉर्मेशन करती है, कौन सी अवस्था के दौरान, मल्टीप्लिकेशन अवस्था के दौरान, तो यहाँ तक आने के बाद में ये अवस्था रुक जाती है। रुकती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन करवाना होता है, ये सॉरी योग का फॉर्मेशन करवाना होता है। और योग का निर्माण कौन करवा रहा है, कौन सी अवस्था में करवाया जा रहा है, ग्रोथ फेज के अंदर करवाया जा रहा है। अब ये जो ग्रोथ फेज है जो कि लंबी है, जटिल है
और ये लंबी कितनी हो सकती है? अगर अपन देखें, केवल अपन ग्रोथ फेज की बात करें तो ग्रोथ फेज जो होती है, अगर अपन अलग अलग स्पीसीज में अपन बात करें तो राना पाइपियंस जो है उसके अंदर ये अवस्था 3 साल तक चल जाती है, मतलब 3 साल लंबी होती है। अगर अपन मुर्गी में देखें तो ये 6 से 14 दिन की होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप रेट के अंदर देखेंगे तो ये 16 दिन की होती है, जबकि ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होता है, ये प्रत्येक 14वें दिन यहाँ पर क्या होता है, 14 डेज की जो इसमें जो लाइफ जो इसका टाइम होता है वो क्या होती है, ग्रोथ फेज की होती है। हम ये कहेंगे कि एक मैच्योर ओवम के निर्माण की प्रक्रिया में इतना टाइम लग जाता है अलग अलग जंतुओं के अंदर। ये आपके लिए केवल एक जानकारी के माध्यम से, जानकारी के लिए है। यहाँ पर यहाँ हम देखेंगे कि ये जो ग्रोथ फेज है जो कि क्या है, जटिल है, और जटिल होने के साथ ही हम इसकी स्टडी क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्रावस्थाओं में करते हैं। कौन कौन सी प्रावस्थाएं हो जाती हैं वो, एक को तो हम कहते हैं प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, इसमें क्या होता है वो भी आपको बताएंगे अभी। दूसरी होती है विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। प्री का मतलब पूर्व, पहले। विटेलो का मतलब, विटेलो जो वर्ड है वो किस चीज से बना है, वाइटल से बना है, और वाइटल का मतलब होता है क्या चीज, योग। और पितक का मतलब होता है स्टोर्ड फूड, जो कि क्या है, ग्लाइकोजन, हम ये कहें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है उनका एक संयुग्मित रूप है, जो क्या है, एक न्यूट्रिएंट के रूप में काम कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, पितक कहते हैं। जब आपने देखा होगा एक अंडे के अंदर आप देखते हैं तो जो पीले वाला जो भाग होता है यही क्या होता है, योग होता है, ठीक है। अब इस योग को हम वाइटल कहते हैं, इस वाइटल से बना है विटेलो। और जेनेसिस का आपको पहले से पता है कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम ये कहेंगे पितक के निर्माण के पूर्व की अवस्था। समझने की कोशिश करें, ग्रोथ फेज में क्या होता है, 2 चरण है इसके। एक तो कौन सा, हम यहाँ क्या करें कि हमें पितक का निर्माण करवाना है। इस अवस्था में केवल एक ही काम होता है जो महत्वपूर्ण है, वो है क्या, योग का फॉर्मेशन। अब योग के फॉर्मेशन के पहले की अवस्था और एक कौन सा, योग का फॉर्मेशन। तो दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। प्री विटेलोजेनेसिस मतलब पितक के निर्माण के पूर्व की अवस्था, ठीक है। दूसरा क्या होता है, विटेलोजेनेसिस मतलब पितक के निर्माण की प्रक्रिया। अक्सर एग्जाम में केवल इतना सा भी पूछा जाता है कि विटेलोजेनेसिस है क्या, मतलब पितक जनन किसे कहते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल और केवल विटेलोजेनेसिस के बारे में बता देना है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड में क्या होता है। अब आपको इस गणित में नहीं जाना है कि प्राइमरी उस साइड का फॉर्मेशन हुआ, आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये जानना है कि ये जो कार्य है यहाँ पर प्री विटेलोजेनेसिस का और विटेलोजेनेसिस का, वो कैसे संपन्न हो रहा है। तो प्री विटेलोजेनेसिस का मतलब है योग के निर्माण के पहले की। तो योग के निर्माण के पहले की जो अवस्थाएं हैं उनको अपन 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब केंद्रीय पदार्थों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब देखो यहां पर केंद्रीय पदार्थों में, और दूसरा चेंजेज इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेज, मतलब जो कोशिका द्रव्य पदार्थ हैं या कोशिका द्रव्य जो पार्ट हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 2 ही जगह के बारे में आपको जानना है, कौन कौन सा, कि एक तो केंद्रक वाले पार्ट में क्या परिवर्तन होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब इस चीज को मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ कि दोनों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें कि जो न्यूक्लियर पार्ट है उस न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो न्यूक्लियर पार्ट में क्या चीज़ शामिल होती है, हम पढ़ रहे हैं कि ओवम हो या स्पर्म हो, दोनों में महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोजोमल सेट मौजूद हैं। और इस क्रोमोजोमल सेट वाले पार्ट में क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पर गुणसूत्रों के जोड़े बनना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोजोमल सेट बनना शुरू हो जाते हैं।
गुणसूत्रों की आकृति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, जो डीएनए है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, डीएनए है वो क्या करता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पर जो एमआरएनए है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाकर के क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देता है। समझने की कोशिश करें आप, प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कौन करता है, जो डीएनए से बना हुआ एमआरएनए वो क्या काम कर रहा है, साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देता है। अब क्या होता है, यहाँ कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं, या सॉरी ऐसे एमआरएनए भी होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, तो उन एमआरएनए को क्या किया जाता है, यहाँ पर स्टोर करवा लिया जाता है। किसके लिए, आगे आने वाले समय के लिए, हम ये कहें फ्यूचर के लिए यहाँ पर इनको स्टोर करवा लिया जाता है। तो ये जो एमआरएनए हैं जिनको फ्यूचर के लिए स्टोर करवाया जा रहा है, उनको अपन क्या नाम से जानते हैं, इन्फॉर्मोसोम के नाम से जानते हैं। इनको क्या करें अपन, इन्फॉर्मोसोम कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो परिवर्तन हुआ किसमें, न्यूक्लियर पार्ट में। दूसरा जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट के अंदर जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में यहाँ पर तब्दीली की जाती है, इनमें बढ़ोतरी की जाती है। जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन करवा लिया जाता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इतनी हो जाती है कि इनके बादल बन जाते हैं ढेर सारे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, कुछ म्यूको पॉलीसेकेराइड से भरी हुई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करवाया जाता है। इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी हुई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करवाया जाता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करती हैं, अंडे के चारों तरफ इस तरीके से जाल बना लेती हैं, जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और यही जाल क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन के रूप में काम करता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से भरी हुई जो संरचनाएं हैं, या जो ये जालनुमा संरचनाएं हैं, ये क्या होती हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर ये क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो दोनों जगहों पर जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं, एक तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये दोनों चीजें कहाँ थी, प्री विटिलोजेनेसिस ग्रोथ फेज के अंदर आ रही थी। इस जगह पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पीतक का निर्माण यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। सेकंड जो फेज है इसके अंदर वो कौन सी है, विटिलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। कौन सी है, विटिलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। अब इसके अंदर साफ नजर आ रहा है अपने को कि यहां पर क्या हो रहा है, योग का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज आपको यहां क्लियर कर दूं कि योग का निर्माण क्या होता है, कहां पर होता है, लीवर के अंदर हो रहा है। और इसको पहुंचाया जाता है कहां पर, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स तक पहुंचाया जाता है। किसके जरिए पहुंचाया जाता है, ब्लड की सहायता से पहुंचाया जाता है। आप कहेंगे कि पीतक जो होती है वो तो क्या होती है, इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर है, और ब्लड के जरिए जब आ रहा है तो इसका मतलब इसके रूप में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। और परिवर्तन किस रूप में होगा, हम कहेंगे कि जो लीवर है उस लीवर के अंदर मौजूद फास्फेटिन प्लस लाइपोविटिन जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किस रूप में है, इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। और इनको क्या होता है, प्रोटीन काइनेज और मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में क्या होता है, इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है, बदल दिया जाता है किस नेचर में,
सॉल्युबल नेचर में बदल दिया जाता है, और जैसे ये सॉल्युबल नेचर में बदल जाता है इसको ब्लड के जरिए कहाँ पहुँचा दिया जाता है, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स तक पहुँचा दिया जाता है, और यहाँ आने के बाद में वापस इसको क्या होता है, इनसॉल्युबल नेचर में चेंज करवा दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि फास्फेटिन और लाइपोविटिन ये दोनों क्या है, इनकी कंबाइंड अवस्था या इनकी दोनों की जो संगलित अवस्था क्या है, वही क्या होती है, योग कहलाती है। और यहाँ एक चीज़ और आपको बताएं कि जिस योग के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीनियस योग कह देंगे, और जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होगी उसको अपन फैटी योग कह देंगे। क्लियर। तो पित्तक की मात्रा और पित्तक का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस में संपन्न हो रही है, विटेलोजेनेसिस में संपन्न हो रही है, और इसका निर्माण जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आगे की प्रवस्थाएं शुरू होती हैं। ये थी कौन सी, ग्रोथ फेज। लास्ट फिर क्या हो जाती है, मैच्योरेशन फेज शुरू हो जाती है, और उस मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो मैच्योरेशन डिवीजन होता है उस फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन में यहाँ पर ये जो द्विगुणित यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या है उनको फिर क्या होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। हम ये कहेंगे यहाँ पर ये जो संरचना बन रही है ये क्या बन जाती है, प्राइमरी oocyte है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करवाया जाता है, जिसमें देखें आप साइटोप्लाज्म की निश्चित अमाउंट मौजूद है, जबकि एक और दूसरी संरचना का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। और इस पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब यहाँ पर डिवीजन हो रहा होता है उस वक्त न्यूक्लियस का छोटा सा पार्ट, केंद्र का एक छोटा सा पार्ट टूट करके अलग हो जाता है, उसके साथ थोड़ी सी अमाउंट क्या होती है, साइटोप्लाज्म की भी जुड़ जाती है। और ये ऐसी संरचना है जो कि एक मैच्योर ओवम का निर्माण नहीं कर सकती, मैच्योर ओवम के रूप में नहीं जानी जा सकती, इसलिए क्या होती है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी के रूप में जानी जाएगी। और फिर आगे का जब डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, एक मैच्योर ओवम का निर्माण होगा, साथ ही सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण यहाँ पर करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जानिए कि फर्स्ट पोलर बॉडी और ये जो सेकंड पोलर बॉडी है इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की अमाउंट भी कंप्लीट रूप से नहीं है और साइटोप्लाज्म की अमाउंट भी बहुत कम है, इसलिए क्या हो जाता है, ये यहाँ से विलुप्त हो जाती हैं और बच क्या जाता है, यहाँ पर मैच्योर ओवम बच जाता है। और यही मैच्योर ओवम क्या करेगा, फिर आगे का कार्य शुरू करवाएगा जो कि डेवलपमेंट का कार्य होता है। अब यहाँ पर जो आगे का जो विभाजन की प्रक्रिया है, यहाँ हम ये कहें कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भी रोल किसका होता है, किसी न किसी स्टिमुलस का रोल होता है, किसी न किसी उद्दीपन का रोल होता है। वो स्टिमुलस चाहे थर्मल हो, केमिकल हो, टच हो या स्पर्म क्यों ना हो, ठीक है। तो आगे के जो डिवीजन हैं वो किसी न किसी स्टिमुलस के द्वारा ही शुरू होते हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें इसमें कि जो ये योग है इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, उस भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, लेकिन साथ ही ये क्या करता है, उस जंतु के अंदर डिविजन्स की जो प्लेन है या पैटर्न्स हैं, जो क्लीवेज के पैटर्न्स हैं, प्लेन है, उनको भी ये निर्धारित करता है। क्यों निर्धारित करता है, आपने एक चीज़ और जानते हैं या आगे अपन पढ़ेंगे कि जब क्लीवेज शुरू होगा तो क्लीवेज के अंदर कभी भी योग की अमाउंट है वो क्या होती है, कभी भी डिवाइड नहीं होती है, केवल क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही प्रभावित होता है। लेकिन योग की अमाउंट कितनी है ये क्या होती है, क्लीवेज की दर को भी प्रभावित करेगी, गेस्टुलेशन को भी प्रभावित करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी मार्फोजेनेटिक मूवमेंट हो रहे हैं या ब्लास्टोमियर के बनने की जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाएं इसमें प्रभावित होंगी, ठीक है, जिसको हम आगे वाले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस का जो प्रोसेस अपन ने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का जो भी टॉपिक है उसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।